नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेल बायोलॉजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ एग्जाम में आ सकता है। देखिए, ये जो वीडियो है वो जेएनयू हो, बीएचयू हो, गेट लाइफ साइंस का हो जाए, गेट बी एग्जाम हो जाए, आईआईटी जैम, आईसीएमआर, सीएसआर नेट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर स्टूडेंट दे रहा है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। मेरा नाम है संजय दास। आई एम स्टूडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड आई क्वालिफाइड द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन एज वेल एज द जेएनयू बीएचयू एंड अदर एग्जामिनेशन एज वेल। सो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के अंदर, आपको पता है, बहुत सारा ऑर्गेनेली रहता है। तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली का नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा होता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है और इसका जो एक्सटेंडेड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होता है, नेटवर्क होता है। कैसे होता है स्ट्रक्चर? देखिए, दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, देखिए ये कर्सर में दिख रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर ही रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस का आउटर में रहता है वही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखिए, उसके बाद आता है गोल्गी apparatus, उसके बाद बहुत सारा वेसिकल्स आता है, उसके बाद आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। तो अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करूं तो दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पाया जाता है। एक होता है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम रहता है। राइबोसोम मतलब, अगर देखिएगा आप एंडोप्लाज्मिक, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है अगर, तो ये ब्लू डॉट्स जो दिख रहा है आपको, ये राइबोसोम्स है। और ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच्ड है, इसलिए इसको राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राइबोसोम हर टाइम उसके साथ अटैच रहता है। कभी कभी बाइंड रहता है, कभी कभी नहीं होता है। कौन कंडीशन में बाइंड कर सकता है, कौन कंडीशन में बाइंड नहीं करेगा, ये आपको बताऊंगा। तो वो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जहाँ पर कोई भी राइबोसोम बाइंड नहीं करता। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उसका भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये डायग्राम देख लीजिए। देखिए, ये जो स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा है, जहाँ पर आपको साइटोसोल दिख रहा है, आपको राइबोसोम ब्लू डॉट्स में दिख रहा है, और आपको सिस्टर्नी, ये जो बाहर निकल आपका नेटवर्क एक्सटेंडेड फ्लैटेड प्लाज्मा में आपको दिख रहा है यहाँ पर, प्लाज्मा में बोला है मेम्ब्रेन्स ऑफ द इसको सिस्टर्नी बोला जाता है और इसको राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। राइबोसोम बाइंड करके दोस्तों प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जो सेल के अंदर जाता है और वही काम करता है आपका फर्दर आपका सिक्रेटरी प्रोटीन नेचर होता है, बाहर में जाके आपका प्लाज्मा एंटीबॉडी हो, प्रोटीन हो, सिक्रेट कर देता है। ये जो डायग्राम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है, ये एक्चुअली ऊपर वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है सिस्टर्नी स्पेस और साइटोसोलिक, ये एक्चुअली आपका पैनक्रियास का एसिनर सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर है। वो पैनक्रियास के एसिनर सेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है आपको। एक्चुअली इतना ज़्यादा ईयर क्यों दिख रहा है सब सेल में? लेकिन ऐसे ईआर नहीं दिखाया जाता है। कुछ कुछ सेल्स होता है जिसमें ईआर बहुत हाई अमाउंट में आपको दिखेगा। वो सेल कौन कौन सा होता है देखिए। तो ये सब चीज़ बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये सेल के अंदर ईआर वहीं ज़्यादा दिखेगा जहाँ पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा सिक्रेटरी इन नेचर होगा। जैसे आपका प्लाज्मा सेल हो गया। भाई साहब, अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड होने के बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिएगा आपको बोलता है कि एंटीबॉडी क्रिएट हो गया। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? आपका प्लाज्मा सेल्स बनाता है। प्लाज्मा सेल में भी ईआर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि प्रोटीन जो जहाँ ज़्यादा सिक्रेटरी नेचर होगा वहाँ पर आपका ईआर गोल्गी apparatus की संख्या ज़्यादा दिखेगा सेल के अंदर। यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी आपका ऊपर वाला जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। और ये भाई सब क्या है? लाल लाल दिख रहा है, रेड कलर का जो दिख रहा है न्यूक्लियस है ईआर। तो लाल क्यों दिख रहा है दोस्तों? लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है जो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहता है। उसके एंगेज में हम लोग एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं और उसको सेल के अंदर टैग कर देते हैं। तो वो प्रोटीन सिर्फ ईआर के अंदर रहता है, जो प्रोटीन का नाम है पीडीआई, जिसको आपका प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन को हम लोग टारगेट करते हैं। जो हमें इमेज दिख रहा है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस का आपको इमेज दिख रहा है। एंटीबॉडी का आपका एफसी जो रीजन रहता है वहाँ पर फ्लोरोफोर हम लोग टैग कर देते हैं और सेल के अंदर घुसा देता है, तो हम लोग रेड कलर में यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, अब आपको बात है कि ईआर का फंक्शन क्या है। भाई ईआर क्यों पढ़े और ईआर का तात्पर्य या इसका इंपॉर्टेंस, इसका फायदा क्या है सेल के अंदर रहने का? तो वैसे बहुत सारा काम करता है। ईआर अगर नहीं रहा, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग हो गया, प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम रेगुलेशन, एंटीजन प्रोसेसिंग, ट्रांसफर ऑफ द प्रोटीन। तो कोई भी प्रोटीन अगर सेल के अंदर है
उसको बाहर निकालने के लिए ईआर भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रोटीन अगर फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसको चेक किया जाता है कि प्रोटीन अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो उसको क्या किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दो सेल के अंदर कि बाहर फेंक दो उसको, या इसको ठीक करके उसको फिर यूटिलाइज करूँ। ये सब जो डिसीजन होता है ईआर लेता है। मॉडिफिकेशन किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है? मॉडिफिकेशन मतलब आपका फॉस्फोराइलेशन हो गया, आपका ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लूकोज ऐड कर दिया ग्लूकोज प्रोटीन के अंदर, या बहुत सारे मॉडिफिकेशन होता है आपका सोमाइलेशन कर देता है, यूबिक्विटिनेशन टैग लगा देता है। यूबिक्विटिनेशन टैग कोई भी प्रोटीन में अगर लगा दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। अब बात होता है लिपिड का सिंथेसिस क्या होता है। तो सिंथेसिस ऑफ द लिपिड जो होता है वो बनता है आपका ईआर मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आप खाना खाते हैं, इतना आप शैम्पू यूज़ करते हैं, आप कोई भी खाना खा रहे हैं वहाँ पर प्रिजर्वेटिव होता है, सिंथेटिक कलर्स रहता है, कोई भी खाना जो खा रहे हैं वो प्रोसेस कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता है। उसके अंदर बहुत सारा आपका जेनोपाइटिक्स जो होता है, जेनोपाइटिक्स पोटेस बोला जाता है, वो जितना भी टॉक्सिक मटेरियल्स रहता है वो आपका प्रोसेस हो जाता है और सॉल्युबल इन नेचर किया जाता है, जो आपका किडनी में जाके बाद में फिल्ट्रेट होकर बॉडी का बाहर चल जाता है। उसके बाद होता है कैल्शियम रेगुलेशन। कैल्शियम भी रेगुलेट करता है। आपको पता होगा सेल के अंदर जो ईआर रहता है वो कैल्शियम का भंडार होता है। जैसे आपका घर में आपका देखिए अगर रेशन दुकान होता है वहाँ पर भंडार आके रहता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ईआर भी ऐसे ही काम करता है। ईआर के अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है, जब जरूरत पड़ता है वो भाई साहब सप्लाई चेन की तरह दे देता है कि ले भाई पैसा कम हो रहा है ले लीजिए। ऐसे एंटीजन प्रोसेसिंग होता है। आपको बोलता है ना कि किडनी जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि भाई साहब जो किडनी आपका बॉडी में गया है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। आपका इम्यून सिस्टम जो आपका रोग प्रतिरोध क्षमता होता है बॉडी के अंदर, वो आपका क्या करेगा, बाहर से जो किडनी आप लिए हैं बॉडी में वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसको पता है भाई साहब कौन अपना है कौन पराया है। तो वो क्या करेगा, बाहर का किडनी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो ना करे इसलिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं। और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बोलता है कि अपना है कि दूसरा है, वो होता है एमएससी मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। वो रहता है, वही हेल्प करता है आपका कि सेल्फ ऑर्गन है कि नॉन सेल्फ ऑर्गन है। और वो जो प्रोसेस होता है दोस्तों ईआर के अंदर होता है, इसलिए ईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ईआर में जाएगा, से गोल्गी में जा रहा है कि ईआर में रह जाएगा, या लाइसोसोम में जाएगा, या वह एंडोसाइटिक वेसिकल में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसका जो रोल है वो भी आपका ईआरए रेगुलेट करता है। अब ये डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन दोस्तों ये होता है, एन लिंक क्यों बोला जाता है? क्योंकि एस्पाराजिन जो होता है अमीनो एसिड जो नेसेंट, देखिए आपको बोले थे कि राइबोसोम बाइंड करके रहता है ईआर के ऊपर, तो ईआर के ऊपर ये राइबोसोम आपको दिख रहा है, लाल कलर का जो फीता के जैसे दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एमआरएनए है। और एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम में आपका ईआर के ऊपर बैठ के। तो भाई साहब यहाँ पर बैठ के जो आप वो प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बैठ के यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर दिया, तब यहाँ पर देखिए जो नेसेंट पेप्टाइड होता है, इसको सिग्नल पेप्टाइड भी बोला जाता है, वहाँ पर एक रीजन रहता है जिसको एस्पाराजिन एक्स एंसार, इसको मोटिव बोला जाता है, एक स्पेशल मोटिव होता है। वो एस्पाराजिन का जो इन रहता है, नाइट्रोजन रहता है आर ग्रुप में, वहाँ पर आपका जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो बाइंड कर जाता है, इसलिए वहाँ पर इन लिंक्ड, इन के साथ लिंक्ड होता है नाइट्रोजन का, इसलिए आपको इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। और कहाँ होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब बात हुआ जबकि आपका जो ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है वो कहाँ होता है और प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का दिखा रहा है कि डॉलिकल फॉस्फेट। आइए जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है वो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और अंदर का ग्रीन जो कलर आपको दिख रहा है वो आपका लूमेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो वहाँ पर फॉस्फेट लगा, डॉलिकल आया, डॉलिकल फॉस्फेट बना, और ये आपका 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आपका अटैच हो गया। जब आपका 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अटैच हो गया आपका डॉलिकल फॉस्फेट में, उसके बाद आपका लोड होगा आपका मैनोस, मतलब 5 मैनोस आपका अटैच होगा। किसके थ्रू होगा, कि जीडीपी मैनोस के थ्रू, क्योंकि भाई साहब मैनोस खुला बाहर में घूम नहीं सकता सेल के अंदर, क्योंकि मैनोस अगर खुला घूरेगा तो उसके साथ कोई ना कोई बाइंड कर ही जाएगा। तो उसको बाइंड ना करे, उसका स्टोर रहा है, उसका एक गोदाम बना रहा है, एक स्टोरिंग जगह रहा है, इसलिए उसको स्टोर करने के लिए आप लोग जीडीपी के साथ बाइंड कर देता है। अब जीडीपी के साथ मैनोस बाइंड कर देगा तो वो रिएक्ट नहीं होगा किसी के साथ, तो वो स्टोर रह जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा उसके साथ ले लूंगा, जीडीपी ग्लूकोज को लूंगा, ग्लूकोज को मैनोस को ले लूंगा जीडीपी, और बाकी को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 मैनोज, ये डायग्राम में 5 मैनोज आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, और ऑरेंज कलर का 2 एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। जब भी ये स्ट्रक्चर बन जाता है तभी वो फ्लिप करके आपका ईआर के लूमेन की तरफ चले जाता है। अब वहाँ पर लूमेन के जाने के बाद वहाँ पर प्रोसेसिंग फर्दर होता है, क्या होता है, बाकी जो मैनोज रेसिड्यू होता है वो अटैच करता है। भाई साहब 5 पहले था, उसके बाद 4 और ऐड किया जाता है ईआर लूमेन के अंदर। अब लूमेन के अंदर जो ईआर आपको 5
और 4 हो गया टोटल 9। तो 2 एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, 9 आपका मैनोज रेसिड्यू आपका अटैच कर दिया गया है। उसके बाद आपका ग्लूकोज रेसिड्यू ऐड किया जाता है थ्रू द यूडीपी ग्लूकोज। अब यूडीपी ग्लूकोज 3 मॉलिक्यूल्स आएगा, उसको ऐड कर देगा आपका वहाँ पर। ऐड करने के बाद क्या करेगा, उसको लेके भाई साहब एस्पाराजिन रेसिड्यू को दे देगा, और देने के बाद बोलेगा हाँ भाई आप इसको ले जाओ। अब ये अटैच करने के बाद आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो एस्पाराजिन एक सेरीन होता है, एस्पाराजिन में आपका ये ग्लूको ऑलिगोसैकेराइड जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऑलिगोसैकेराइड जो ट्रांसफर कर दिया गया है वो किसके थ्रू किया जाता है ना, एक एंजाइम रहता है जिसको ऑलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज बोला जाता है। ये सब लिख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा बोलेगा कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन में कितना एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन रहता है, कितना मैनोज रेसिड्यू रहता है, कितना आपका ग्लूकोज रेसिड्यू रहता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे डॉलिकॉल फॉस्फेट जो आपको ईयर मेम्ब्रेन में रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा होता है, देख सकते हैं ये जो कार्बन दिख रहा है डॉलिकॉल फॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है लास्ट में दिख रहा है आपको OPOOH, हम लोग बोल देते हैं ATP, आप पी लिख देते हैं, हम लोग सोचते हैं फॉस्फेट ऐसे ही रहता है। फॉस्फेट बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे नहीं रहता है। फॉस्फेट बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आप डायग्राम में दिख रहा है ऐसे रहता है, OP डबल बॉन्ड O, नीचे O माइनस होगा, उधर OH। तो ये जो साइड में आपको OH दिख रहा है वो आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज में यहाँ पर एक OH रहता है, उस OH के साथ बाइंड कर जाता है। अब बाइंड करने के बाद वाटर रिलीज कर देता है, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। नीचे जो आपको दिख रहा है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन डाइफॉस्फोराइल डॉलिकॉल, यही बन जाता है। ये बनने के बाद आपका फर्दर जो प्रोसेस अगली वाले डायग्राम में दिख रहा है वो होता है। तो ये एक्चुअली लूमेन का ईआर के लूमेन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप देखिएगा लास्ट में तो कि आपको क्या क्या चीज़ याद रखना पड़ेगा CSI नेट के एग्जाम के थ्रू, जी कोई भी एग्जाम अगर दे रहे तो क्या क्या चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो मोनोसेक्राइड जो होता है टोटल वो आपका 14 होता है, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो होता है इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में 2 आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रहता है, 9 आपका मैनोस रहता है, 3 आपका ग्लूकोज रहता है। और आपका जितना भी बड़ा जो ओलिगोसैकेराइड बना यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यह जो ओलिगोसैकेराइड आपको बना वो कहाँ ट्रांसफर होता है, एक स्पेसिफिक मोटिव्स में ट्रांसफर होता है। नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर होता है। वो मोटिव जो होता है, मोटिव मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट होता है प्रोटीन का, जहाँ पर एक कंजर्व रहता है, कंजर्व स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज अ मोटिव, तो उसको मोटिव बोला जाता है। कोई भी प्रोटीन का अगर कोई स्ट्रक्चरल पार्ट है जो कंजर्व रहता है उसको हम लोग मोटिव बोलते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है। तो वो ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो एस्पाराजिन एक्स सेरीन नहीं तो एस्पाराजिन एक्स थ्रेओनिन में ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज एंजाइम। और जो एक्स है वो कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है उसकी जगह में एक्सेप्ट प्रोलिन, भाई मतलब प्रोलिन नहीं बैठेगा वहाँ पर, ठीक है। ये क्या करता है, अब ईआर के अंदर बहुत सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि ईआर के अंदर बहुत सारा आपका चैपरॉन्स रहता है, जैसे आपका हो गया कैलनेक्सिन, कैलेटिक्यूलिन, SHP70 प्रोटीन्स, ये सब जो आपका चैपरॉन्स है। चैपरॉन मतलब क्या होता है कि प्रोटीन को फोल्ड करने में हेल्प करता है, जो प्रोटीन उसको चैपरॉन बोलता है। क्योंकि देखिए आपको भी जो पढ़ाया जाता है, जो टीचर आपको पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं चैपरॉन हो गया। आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो आपको असिस्टेंस दे रहा हूँ, आपको हेल्प कर रहा हूँ, तो वो भी करता है। प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए आपको चैपरॉन रहता है सेल के अंदर, और वो कि ईआर के अंदर जो रहता है उसको नाम होता है कैलनेक्सिन, कैलेटिक्यूलिन, SHP70 को बहुत सारा आपका होता है। इसको हीट शॉक प्रोटीन बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म SHP होता है जो हीट शॉक प्रोटीन। उसके अलावा जो प्रोटीन ईआर के अंदर पाया जाता है उसका नाम है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ये आपका ईआर रेसिडेंट प्रोटीन मतलब ईआर के अंदर रहता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही ज़्यादातर क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाता है। बाकी जो ईआर का पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नए नए साल के आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं।